स्टार्ट करते हैं। आपको बताता चलूं कि हमने कुछ केसेस डिस्कस करने हैं। अच्छा, कुछ चीजें पहले थ्योरी डिस्कस करूंगा, फिर प्रैक्टिकल करवाऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग समझेंगे भी चीजों को और एंजॉय भी करेंगे। तो उसमें आप ये समझ लीजिए कि केस नंबर 1 है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हम कहीं जॉब कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं तो हमें पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो हमारी इनकम होगी, इनकम होगी तो हमें गवर्नमेंट को डिक्लेयर करनी है एज अ गुड सिटीजन। वो लोग बड़ी हमाकत करते हैं जो लोग टैक्स को कटवा लेते हैं लेकिन अपने रिटर्न में अपनी इनकम वाइट नहीं करते। यानी कि अपने रिटर्न के अंदर अपनी इनकम को लिखने का मतलब यह है कि मैंने अपनी इनकम को क्या कर दिया, वाइट कर दिया, मैंने अपनी इनकम को डिक्लेयर कर दिया। ठीक हो गया। जैसा कि केस नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। उधर से जूम करना पड़ेगा क्योंकि शेड ही वहां से है। अच्छा, जैसा कि स्क्रीन पे आपके पास ये केस तो हो रहा होगा, ठीक है। आप ये समझ लें कि हमें ये अगर इनकम की बात हो रही है तो इसका मतलब ये है, अगर हम इनकम की बात कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं। किसकी बात हो रही है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के लिए तो यही सैलरी एक एक्सपेंस है। एम्प्लॉयर के लिए तो यही सैलरी एक एक्सपेंस है। इनकम टैक्स विधायक अंडर सेक्शन 149, सेक्शन 149 के तहत आपका टैक्स विधायक किया गया। वो किसने किया होगा? एम्प्लॉयर ने किया होगा। अच्छा, अब ये समझ लें कि अगर आपकी पहले कभी रिटर्न फाइल ना हुई हो, पहले कभी रिटर्न फाइल ना हुई हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जब हम रिटर्न खोलेंगे तो आपके रिटर्न में कोई भी एसेट नहीं होंगे। आपके पोर्टल में जाके कोई भी लायबिलिटी शो नहीं हो रही होगी, आपके रिटर्न में कोई भी इनकम नहीं शो हो रही होगी। हाँ, अलबत्ता आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है सैलरी के अलावा भी तो वो पोर्टल पे शो हो रहा होगा। अगर टैक्स काटने वाले ने टैक्स काटा भी होगा और टैक्स को सरकार के खजाने में जमा भी करवाया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये हुआ, सैलरी रिसीव कितनी की? 24 लाख रुपए। आप साहब सैलरी कितनी मिली? 24 लाख रुपए। टैक्स कितना काट दिया? स्लैब के अकॉर्डिंग 2,30,000 रुपए। उसके अलावा आपका जो टैक्स कलेक्ट हुआ 236 वाई के तहत। अब 236 वाई क्या है? जब आप पाकिस्तान से बाहर कहीं पे पैसे भेजें, पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस करें और आप किसी वेबसाइट के ऊपर अपना कार्ड यूज करें, आप क्या यूज करें? अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, तो बैंकों को हुक्म दिया गया कि ये आपके टैक्स कार्ड में बात लिखी हुई है, ये भी दो दिन कर, ठीक है, कि आपने एक टैक्स लेना है फाइलर से 5% और नॉन फाइलर से 10%। अब मुझे इस बात का एक क्लाइंट बताया कि भाई ये किस लिए 236 किया, तो क्लाइंट भी आपका वो बिल्कुल फारिग है, उसको चीजें नहीं पता होती, लेकिन आप उसको बता सकते हैं सर 236 में अपने पर्सन से बाहर पेमेंट किए हैं फलाने महीने में फलाने तारीख को। मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे आप लोग। MIS का पता है आप लोगों को? नहीं पता? बताया था, दिखाया भी था। वजह जो MIS में एज अ विदहोल्डिंग अमाउंट आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि विदहोल्डिंग एजेंट कौन है? आपका बैंक है। पैसे आपके पाकिस्तान की बाउंड्री से बाहर गए हैं, तो अब ये पैसे अगर फर्क करें कि वहां से लैपटॉप मंगवाया है, तो इसका मतलब ये कि पेमेंट ये नहीं गई होगी, इसके साथ पेमेंट कुछ और भी गई होगी। ये तो सिर्फ वहां पे टेक्स्ट शो हो रहा था मुझे। अगर उसने मोबाइल या लैपटॉप नहीं मंगवाया, उसने तो वो फिल्में देखता रहा, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन थी, कोई और ऐसी कोई चीज थी जो सिर्फ खर्चा थी, उसका मतलब ये कि ये पैसे नहीं होंगे प्लस वो भी होंगे। तो फिर हमने दोनों पैसों को डाल के अगर कोई एसेट खरीदा तो उतनी वैल्यू पैसे लिखते हैं अपने रिटर्न में। अगर हमने कोई खर्चा किया है तो हम अपने रिटर्न में पर्सनल एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। ये बात समझ आ रही है? तो खर्चा नहीं आता। और केस सेकंड को लेते हैं। सेकंड केस में आए तो पहले वाले 3 पॉइंट सिमिलर है, पहले 3 पॉइंट सिमिलर है। याद रखें कि इसमें हम पॉइंट नंबर जो अगले 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं मैं उसको डिस्कस करूंगा, फिर हम इसको पुट करेंगे और फिर क्लास में उठाएंगे सारे चीजों को कवर करने के बाद। नेक्स्ट क्या है जी? सर नेक्स्ट ये है केस नंबर 2, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं केस नंबर 2। अच्छा, इसके लिए यहाँ से नहीं करेगा। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट है? एक ये और एक ये, 2 पॉइंट है यहाँ पे। याद रखिए जब बैंक से आपको प्रॉफिट आता है ना, अच्छा अब
बात हमने बहुत से सुनी है। एक चीज होती है टैक्स रिजीम। क्या होती है? टैक्स रिजीम। टैक्स रिजीम क्या कहती है? वो कहती है किसी भी इनकम पे एक दफा टैक्स लग गया तो दोबारा टैक्स देना है कि नहीं देना। सर नहीं समझ आई, मैं मिसाल देता हूँ। सैलरी से एक दफा टैक्स काट गया, मैं एक कंपनी में काम करता था, उस सैलरी पे टैक्स दोबारा नहीं देना अगर मेरी कोई और कोई भी इनकम नहीं है। फर्ज करो कि मैं एक जगह जॉब करता था, मैं दूसरी जगह जॉब करना शुरू कर वहां से मैं टैक्स कर गया। लेकिन मुझे जब दो सैलरियां आ रही, पहली सैलरी आ रही है 5 लाख रुपए, इस पे बनता ही नहीं है, इस पे तो बनता ही नहीं। लेकिन एक सैलरी मेरी कितनी आ रही है? 12 लाख रुपए, इसका टैक्स कटा हुआ है। अब मैं आपके जहन में आएगा कि मैं टैक्स चूंकि कटवा चुका हूं, तो मुझे दोबारा से टैक्स जमा करवाने की जरूरत नहीं है। तो आपको 21 को ऑफिस लाना है। तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम भूल गए हो? तो टैक्सेबल इनकम में अगर कोई भी इनकम ना हो तो ये दोनों मिला के ये टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। याद है बातें कि दोबारा याद करवाऊं? सेक्शन नंबर 9 भूल गए? बोलो। याद है? अब आप अपने पोर्टल जब दोनों सैलरियों को इकट्ठा लिखोगे तो टैक्स किस पे बनेगा? इस तारा से पोर्टल 6 लाख एग्जाम्प्ट कर देगा, तो कितने में टैक्स बना देगा? जिस कंपनी ने आपका टैक्स काटा था उसने से इस 12 में से 6 एग्जाम्प्ट किया था, 6 पे टैक्स लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ऐड होने से आपकी टैक्सेबल जो इनकम है वैसे तो 17 है, लेकिन 17 में से 6 एग्जाम्प्ट कर कितनी टैक्स लगाएगी? ये जिसका ऊपर टैक्स कंप्यूट होगा। इसका मतलब ये है कि भाई अगर एक सैलरी से टैक्स काट जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा टैक्स नहीं देना। इसका मतलब ये है कि आपका दोबारा टैक्स देना पड़ेगा पड़ेगा। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 9 में। लेकिन 9 में ये नहीं लिखा हुआ टैक्स दोबारा देना पड़ेगा, यहाँ लिखा हुआ टैक्सेबल इनकम। लेकिन ये टैक्स दोबारा देना पड़ेगा, ये वाली बात सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है। सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 में लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्ज करें ऐसी इनकम जिनको क्लब करके ऐसे टैक्स जाए ताकि इनकम को हम कहते हैं नॉर्मल इनकम। क्या कहते हैं? तो अब अपने पास आप सारे लोग लिखें, ऑनलाइन वाले भी लिखें। लिखो सैलरी, लिखो सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस। ठीक है? अभी के लिए आपके लिए ये 3 चीजें हैं। अभी के लिए, क्योंकि आगे और से पढ़ेंगे। अगर कहीं से आप फर्स्ट करें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या बिजनेस करते हैं तो आप गवर्नमेंट को चीज सप्लाई करते हैं, टैक्स काट भी जाता है तो वो नॉर्मल टैक्स में आता, वो मिनिमम टैक्स में आता है। क्या इसका मतलब? ये टैक्स कट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आपका टैक्स पूरा हो गया, आपको दोबारा पोर्टल पे इनकम डालनी है। अगर ये तीनों ही इनकम आ रही होगी तो तीनों को पोर्टल कर देगा कल। अब ये समझिएगा, क्या समझिएगा? ये समझिएगा कि आपका भले टैक्स कटा हुआ हो, आपको दोबारा भी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सैलरी की एग्जांपल दी, लेकिन ऐसी इनकम जिस पे एक दफ़ा टैक्स कट जाए और दोबारा उस इनकम को बाकी इनकम के साथ क्लब किया जाए तो ऐसी इनकम को कहा जाता है नॉर्मल इनकम। क्या कहा जाता है? इसका मतलब ये कि सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस ये कौन से हैं? नॉर्मल इनकम है। क्या है? ऑनलाइन में भाई क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल इनकम है। तो नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल टैक्स। क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स। इसको कई लोग नॉर्मल इनकम टैक्स भी बोलते हैं। ठीक है? अच्छा, फिर एक और इनकम आती है। अच्छा, वो कौन सी इनकम है? फिर एक और इनकम होती है, उस इनकम को क्या बोलते होते हैं? हम कहते होते हैं फाइनल इनकम। सर क्या मतलब? सर कुछ ऐसी इनकम होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बैंक का प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? बैंक का प्रॉफिट। जब हम बैंक के प्रॉफिट की बात करते हैं तो याद रखें कि बैंक के प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि इसके ऊपर टैक्स काट जाता है। क्या इसको भी बाकी इनकम के साथ क्लब करें? जब आप सेक्शन नंबर 39 पढ़ेंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये जो आपकी इनकम है ये किस सोर्स में कवर है? इनकम फ्रॉम, यानी कि इनकम का आना किस हेड में आएगा? इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स। ये हम किस हेड की बात कर रहे थे? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसका मतलब ये कि ऐसा ऐसा मैंने हेड्स को खोलना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन इस इनकम के ऊपर टैक्स कटता है, इसके ऊपर उन्होंने कहा था टैक्स कटेगा किस सेक्शन के तहत है? जो ये वाली इनकम है, जो प्रॉफिट रिसीव्ड है, इसके ऊपर टैक्स करता है सेक्शन नंबर 151 के तहत। लेकिन लेकिन 151 में लिखा हुआ है कि ये टैक्स फाइनल टैक्स होगा। क्या होगा? मैंने कहा क्या मतलब फाइनल टैक्स होगा? उन्होंने कहा कि इस इनकम को किसी दूसरी इनकम के साथ ऐड नहीं करना। यानी कि ये इनकम हो गई, इस पे टैक्स एक दफा दे दिया तो दोबारा आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यानी कि टैक्स एक ही दफा दिया जाएगा, दूसरी दफा टैक्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी इनकम जिसके ऊपर फाइनल टैक्स लगता है, उस टैक्स को देखते हो। अच्छा, लॉ नहीं कहता ये फाइनल इनकम है, ये लफ्ज किताबों में मुख्तलिफ ऑथर्स यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लॉ में मुख्तलिफ जगहों पे मिलता है, लेकिन फाइनल इनकम की प्रॉपर आपको कहीं पे डेफिनेशन लॉ में नहीं मिलती। लेकिन होता यह है कि अगर कोई टैक्स फाइनल टैक्स हो, तो वो जिस इनकम के ऊपर वो टैक्स करता हो, उस इनकम के बारे में बोला जाता है कि वो इनकम क्या है? फाइनल इनकम है। उसको कई लोग कहते हैं वो फाइनल टैक्स इनकम है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? अभी पोर्टल पे समझाना नहीं बताया, लेकिन ये आपको ज़रूर बता दिया कि अगर किसी इनकम पे एक दफ़ा टैक्स कट गया और आपको दोबारा उस पर टैक्स ना देना हो, तो ऐसी इनकम को फाइनल इनकम बोला जाता है, फाइनल टैक्स इनकम बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि फाइनल टैक्स जो इनकम्स हैं, ये सर फिर कौन कौन सी हैं? तो इस शुगल को देखने के लिए और ये पूरा तमाशा लगाने के लिए हम लोग पहले फिर टैक्स को देखेंगे कि कौन सा फाइनल टैक्स है और कौन सा एडजस्टेबल टैक्स है। सैलरी को वो जो टैक्स करता है वो कौन सा टैक्स होता है? एडजस्टेबल होता है। एडजस्टेबल टैक्स से किसी इनकम पे कटे तो हमने कहना है ये नॉर्मल इनकम है। यानी कि टैक्स को देखते हुए हमने उसकी इनकम डिटरमिन करनी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? चलो फिर एक दफा रुक जाओ। इसको देखने के लिए हम लोग ये करते हैं, टैक्स कार्ड खोल लेते हैं। खोलना बताया हुआ है आप लोग को पहले? आता है? अच्छा, मिसाल के तौर पे, अच्छा ये तो कलेक्शन है, जब चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, कलेक्शन और डिडक्शन में फ़र्क आपको पता है। ये कलेक्शन वाला पॉइंट है, मैं इसको नहीं देख रहा, हम इनकम की बातें करते हैं फिलहाल। सैलरी, अगर किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स कटे, क्या हो? टैक्स विद होल्ड हो और वो टैक्स एडजस्टेबल हो, तो वो जो इनकम होगी वो क्या होगी? नॉर्मल इनकम होगी, NI, नॉर्मल इनकम, ठीक है। आगे थोड़ा सा और चलते हैं, आगे और चलते हैं हम लोग। चलिए आगे हम थोड़ा सा और अगर चलें और हम ये देखें, ये आ गया डिविडेंड। तो जो ये पॉइंट क्या आ रही है? डिविडेंड नजर आ रहा है जी। जब हम डिविडेंड की बात करते हैं तो इस डिविडेंड के ऊपर किस सेक्शन के तहत टैक्स करता है? 150 के तहत। लेकिन अगर डिविडेंड के ऊपर एक दफा टैक्स कट गया तो टैक्स कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे वो इनकम कौन सी है? फाइनल टैक्स इनकम है। अगर फाइनल टैक्स इनकम है तो इसका मतलब यह है कि इस इनकम को नॉर्मल इनकम के साथ क्लब नहीं करना। जैसे गधे और घोड़े बराबर नहीं हो सकते, इस तरह नॉर्मल इनकम और फाइनल इनकम कभी भी आपस में क्लब नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा रिटर्न पे? तो अभी हमने देखा ही नहीं है, वो हमने देखना है। ठीक हो गया? बोर तो नहीं हुए? ये वो बुनियादें हैं जो अगर आपको नहीं आती हैं तो रिटर्न बनानी भी आती है, तो मैं नहीं समझता कि आपको रिटर्न बनानी आती है। मेरी नज़र में आप बेकार आदमी हैं, ठीक है। क्योंकि रिटर्न बराबर करना हर कोई जानता है। आपको ये भी याद होगा कि मैंने अभी जो ATL की क्लास स्टार्ट की तो उसमें पहली क्लास में मेरा यही था, भाई रिटर्न बनानी आती जी? आती है। लॉ आता है? नहीं आता। मैंने कहा आप कोर्स नहीं लेंगे, आप नहीं लेना। ओरिएंटेशन यूट्यूब पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा बल्कि नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या है? सैलरी, इनकम टैक्स विद टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम बैंक। हाँ, अब इसमें एक और शुगर वाली बात है।
शुगर वाली बात क्या है, दोनों में देखें, इसमें बैंक प्रॉफिट है, इसमें बैंक प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे कैच है नदीम साहब, मैं आपको जवाब दूंगा। पहले मुझे मेरा जो रिदम है वो हम पूरा कर लें, ठीक है। सर यहाँ पे 36 लाख प्रॉफिट है आपका बैंक से। 36 लाख के ऊपर टैक्स कितना कटा हुआ है, मैं 2024 के हिसाब से लिखा हुआ है 15%, ठीक है। 25 में 15 ही था, आगे अभी 20 हो गया, ठीक है। खैर 15 20 पे भी नहीं जाते, जो टैक्स कार्ड में होगा वो होगा यार, बाढ़ में गया जितना भी है। लेकिन लेकिन यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 36 है। फर्क क्या है? फर्क सर ये है कि यहाँ पे जब 50 से नीचे आपकी बैंक का प्रॉफिट होगा तो वो फाइनल टैक्स होगा, यानी कि एक दफा टैक्स कट गया, उस इनकम के ऊपर दोबारा टैक्स नहीं देना। लेकिन रुक जाएं, हम थोड़ा सा इसको लॉ में देखते हैं। लॉ में देखने के लिए सर यहाँ पे आइए, मैं आपको उसी सेक्शन के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ पे बैंक का प्रॉफिट कटता है, और सेक्शन को हम देखते हैं, ठीक है। कौन सा सर सेक्शन है? सेक्शन नंबर, भाई बोला करो पैसे नहीं लगते। 150। बैंक के प्रॉफिट को क्या बोला था? प्रॉफिट ऑन डेट। तवज्जो दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऐसे है, मोर देन होगा तो ये जो टैक्स कटेगा, ये टैक्स कौन सा है? अगर आपका प्रॉफिट ये अगर यानी कि 50 लाख से ज्यादा हो गया, तो जो टैक्स कटा वो टैक्स क्या बन गया? मिनिमम। अगर 50 से नीचे हुआ तो उसने नीचे वाले का जिक्र नहीं किया उसने। तो यानी कि मैं पहले जो 1 से 36 लाख वाला बनाया, मैंने वो ये वाला बनाया। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन जब आपका 56 की तरफ चला गया, तो उस केस में ये जो आपका बना, ये क्या बन गया भाई? मिनिमम। अच्छा, जब किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स कटे और वो मिनिमम हो, तो आपने सर पकड़ के बैठ जाना है। क्यों? सर किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स कटना और मिनिमम, इसका मतलब यह है कि सरकार कह रही है ऐ तो देना ही सी, ये तो मिनिमम था, ये तो देना ही था। मैंने कहा अच्छा ये देना था तो मेरी जान छूट गई, बख्शी होगी? उसने कहा ना 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 ना, अब हम इसको स्लैब में भी देखेंगे। मैंने कहा क्या मतलब है? उन्होंने कहा इसको ऊपर पोर्टल में डालना है। अभी डालना, चूंकि हमने देखा ही नहीं है कि कैसे कहाँ पे रिपोर्ट करें, नहीं देखा। मैंने कहा फिर क्या होगा? उन्होंने कहा जब आपने जाके चेक किया वो रेट्स के अंदर स्लैब, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी स्लैब भी, स्लैब में मैंने देखा तो वहां पे टैक्स आ रहा था। फर्ज करें, वैसे आपस की बात है, 5 मिलियन से ऊपर तकरीबन 45% टैक्स है। कितने? और हमारा टैक्स कटा हुआ कितने? 20% के हिसाब से। कितना कटा हुआ है? 15% के हिसाब से कटा हुआ है, लेट्स से। तो इसका मतलब ये हुआ, तो जो की जगह इसका मतलब ये हुआ कि 15% कटा हुआ है, बनता कितना है? 45। वो तो रह जाओ, 30% अपनी जेब से जमा कराओ। अच्छा, लोग क्या करते हैं, कहते हैं हम इसको रिपोर्ट ही नहीं करते। वो इतने जाहिल और बेवकूफ़ लोग हैं कि उनकी इस बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से एक नोटिस आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग खुश होते हैं कि ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने किसी बंदे का वक्ती फ़ायदा कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपका टैक्स नहीं जमा कराना पड़ेगा, वो भी अल्लाह का वली ऐसा था जिसको पता नहीं था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है ठीक है। उसने कहा सर बगैर टैक्स दिए रिटर्न जमा हो सकती है? भाई वो तो हो सकती है। उसने, जो एफबीआर के रिकॉर्ड में था कि इस बंदे को प्रॉफिट 56 लाख हुआ, आपको पता है ना, जब भी टैक्स आपको आता है वो प्रॉफिट आता है तो बैंक टैक्स काट के देता है। बात को सर अंडरस्टैंड कर। इसमें ये सेकंड नहीं आएगा 20 और 40 वाला? भाई अभी अभी आप ना बताएं, अभी मुझे बोलने दे, मेरी बात पूरी हो जाएगी फिर आपको समझ आ जाएगी। जब 36 लाख यानी कि 50 से नीचे है तो वो टैक्स फाइनल टैक्स है, तो इनकम फाइनल टैक्स इनकम है। अगर हमारा प्रॉफिट 50 एक्सीड कर गया है, जो मैंने 56 कर दिया था, तो अब वो टैक्स मिनिमम टैक्स है। अगर किसी भी इनकम के ऊपर टैक्स कटे और वो टैक्स मिनिमम हो, तो वो इनकम नॉर्मल इनकम होती है। वो इनकम क्या बन जाती है? इसका मतलब अभी मैंने रिपोर्ट कैसे करना है, पोर्टल पे कैसे लिखना है, नहीं बताया। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो अब यहां पे इस केस में ये इनकम हमारी क्या बन गई? नॉर्मल इनकम। शाबाश, क्लैपिंग करें खुद के लिए। सही बताया आप लोगों ने, सही कह रहा हूं। इसका मतलब ये है, लेकिन कंपनी के लिए ये टैक्स क्या है? अच्छा, अगर ये एडजस्टेबल तो कंपनी के लिए तो वैसे जितना भी प्रॉफिट होगा वो क्या है? वो इनकम क्या है?
नॉर्मल इनकम, बोले बोले कंपनी के लिए वो क्या है? अच्छा, यहाँ पे मेरे से लोग पूछते हैं कि सर कहाँ पे पैसे लगाएं, इन्वेस्ट करें। सुनिएगा, मैं इसी 4 पॉइंट से आपको टैक्स प्लानिंग देता हूँ। मैं हर सिनेरियो कवर नहीं कर सकता, ना ही मेरे पास इतनी ताकत है कि हर सिनेरियो को कवर करूँ। इसका मतलब ये है कि आप मेरे से पूरा साल पे टैक्स पढ़ें, ना ही आपकी इतनी बसात है कि आप एक साल मुझे दे सकें। लेकिन यहाँ से आपको एक टैक्स प्लानिंग का पॉइंट देता हूँ, सुनिएगा। अगर कोई बंदा नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर इन्वेस्ट करता है, तो उसके ऊपर विद होल्डिंग कितने परसेंट है? फाइलर के लिए 15, नॉन फाइलर के लिए 30 है। और अगर वो, ये कॉलम है इंडिविजुअल एंड एओपी का, ऐसे ही है। अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है, तो इंडिविजुअल के लिए अगर वो 50 लाख तक प्रॉफिट हुआ तो वो जो टैक्स कटेगा वो टैक्स कौन सा है? तो वो इनकम क्या है? फिर उसका मतलब ये है कि उस इनकम पे दोबारा टैक्स है। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट 50 को एक्सीड कर गया, यहाँ लिखा हुआ मोर देन, यानी कि 50 लाख 1 रुपया भी हो गया, तो आप अपने क्लाइंट को कहें कि अगर आपके पास इतना माल है, आपने बैंक में रखा हुआ है कि आपका प्रॉफिट 50 से क्रॉस करेगा, तो आप ना रखें। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कंपनी के लिए तो एडजस्टेबल है। इसका मतलब ये है कि कम से कम कंपनी के ऊपर तो कितना लगना है टैक्स? अभी हमने पढ़ा नहीं है, 29% लगता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी का कटे 15% है और कंपनी के ऊपर लगे कितना, लगने का मुराद है पोर्टल पे लिखा, तो पोर्टल ने कितने रेट पे टैक्स मालूम किया, कटा हुआ कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट जमा कराना पड़ेगा? बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यस सर। अच्छा, अच्छा सा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है आपके लिए ये एक पॉइंट तो आपको मैंने बढ़ा के भेजना है, ठीक है ना, ये मैंने सोच लिया। अच्छा जी, यहाँ पे ये था कि अब इन्वेस्टर इन्वेस्ट कहाँ करे। अगर इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कहाँ किया, यहाँ पे। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट करे कहाँ पे, तब विद होल्डिंग कितनी है? इसका मतलब ये कि 20%। मैंने किसी को गाइड करना हो तो मैं कहाँ पे गाइड करूंगा? बैंक में करो या वहां पे करो? फर्स्ट अच्छा, लेकिन वहां पे, यस, फिर वहां पे एक और सवाल आएगा, ये सेविंग का रेट क्या दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, ये भी अगला सवाल है फिर। लेकिन अगर फिर भी अगर थोड़ा सा फर्क भी हो, थोड़ा सा फर्क भी हो, इनका कम भी हो, आप पूरे साल का प्रॉफिट निकालो। मुझे मैथ का टीचर भी कहते हैं लोग ना इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस का हिस्सा है ये चीज़ें। अच्छा, इसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, तो वहां पे अगर वो बंदा इंडिविजुअल है तो 15%, फाइलर है तो नॉन फाइलर है तो कितना, अगर वो एओपी है तो उसके लिए कितना है? अभी भाई जो अभी नहीं बोलना, अभी नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना, पहले सुन लो फिर बोलना है। अगर नॉन फाइलर है फिर कितने परसेंट है? अच्छा, ये टैक्स इंडिविजुअल के लिए क्या है? आपके एओपी के लिए और आपके उसके लिए क्या कहते हैं, ये जो क्राइटेरिया जो भी कटेगा, अगर वो 50 तक है तो क्या है? लेकिन यहाँ पे रेट फर्क कर दिया गया है, इंडिविजुअल के लिए अलहदा और एओपी के लिए, और यहाँ पे अगर वो सीड करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? यानी कि इस एक पॉइंट के अंदर, ये एक पॉइंट आपको डिस्कस करने की कोशिश, इतना ये पसूड़ियां फंसाई गई हैं कि आप एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा। जैसे कल मुझे एक भाई ने कहा, उसने कहा सर फर्ज करो कि मैं किसी बैंक को पेमेंट करता हूं तो मैं विद होल्डिंग क्यों नहीं करता? उसने मुझे मतलब एक सॉर्ट ऑफ इम्तिहान लेने की उसने मेरी कोशिश की। तो यहाँ पे मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा भाई जब लोन एग्रीमेंट होते हैं ना बैंक के साथ, उसमें विद होल्डिंग नहीं होती। खैर, यहाँ पे पॉइंट क्या है कि अगर आप किसी कंपनी के साथ, यहाँ पे इस पूरे पॉइंट को पढ़ोगे, किसी कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करें। कंपनीज कैसी इन्वेस्टमेंट लेती हैं आपसे? डिबेंचर्स के जरिए, बॉन्ड्स के जरिए, लोन नोट्स के जरिए। अब ये फाइनेंस की टर्म्स हैं, ये क्या होती हैं आप सर्च कर सकते हैं गूगल, माशाल्लाह एआई और आगे पीछे। इसके केस में भी क्या है, ये है। अब किसी को ओपिनियन देना हो तो आपके यहाँ पे 4 ओपिनियन बन जाता है कि यार इस जगह पे इतना आपको विदहोल्डिंग होगी, यहाँ पे इतना होगा। इतनी अमाउंट रहेगी तो फाइनल होगा, इतनी अमाउंट होगी तो नॉर्मल इनकम बन जाएगी, टैक्स फाइनल बन जाएगा, अपना मिनिमम बन जाएगा अगर 50 को एक्सीड करेगा। और कंपनी के लिए क्या है? एडजस्टेबल है। मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरह से मैंने एक पॉइंट अगर आपको टैक्स कार्ड का बढ़ा दिया, मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी टैक्स कार्ड का जो रेलिवेंट पॉइंट आपको जब समझना हुआ आप पढ़ लेंगे, और आपको आना भी चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको देखेंगे
एग्री करते हैं मुझसे? इसका मतलब ये हुआ भाई, आप जिनके सवाल थे इस पॉइंट के मतलब को पूछ सकते हैं। इस पॉइंट के मतलब अगर आपके दिमाग में कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। सर मुझे वो सैलरी जो आप दो सैलरी बता रहे थे सर, तो वो दोनों सैलरी कंबाइन करके लिखेंगे सर, और उसका भाई अभी टैक्स? लिखी है ही नहीं, लिखी है ही नहीं। वो पोर्टल पे जब करके बताऊंगा फिर समझ आएगी। पहली बात, ओके। सर प्रॉफिट एंड डेट पे बैंक जो कहता है कि यकम जुलाई से 20 और 40 कर दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे 15 और 30 आ रहा है। आप इस पॉइंट को ना अकेले बैठ के दोबारा पढ़िएगा। वो बैंक की बात हो रही है, आपको माजरत के साथ देखने की जरूरत ये है जो आप बता रही हैं ना। आप तो फिर क्लास के अंदर मौजूद नहीं हैं। यहाँ पे 20 ही है। मैंने इतना टाइम लगाया और रो के बताया कि भाई ये सेक्शन। तो अभी अभी मेरा खामोशी, अभी खामोशी नो इख्तियार नो करो। अभी खामोशी इख्तियार करें, सुने। 151 1A, 151 1B, 151 1C, 151 1D, ये वो पॉइंट है। इसके बाद इधर क्या विद होल्डिंग होनी है, ये मैं कार्ड 2026 टैक्स ईयर का खोल के बैठा हूं। मैंने तो अभी बताने की ये कोशिश की, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। पिछले साल ये वाली विद होल्डिंग होती थी 15/30 ही। इस साल उसने यहाँ पे इसको भी इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, 15 से कहां पे ले गया, 20। और इस 30 को उसने क्या कर दिया, 40। तो भाई आप, सिर्फ आपको पॉइंट ये याद है, आप को तो ये पॉइंट ही नहीं पता, इसका मतलब ये है। जी, ये नेशनल सेविंग स्कीम्स ऑफ जीपीओ, इस पे 1530 है फिर। मैडम इस पे यही है, मैं वो गलत तो नहीं पढ़ा रहा आपको? नहीं नहीं सर, कंफर्म मेरे करिए। ऊपर मेरे ऊपर इस टैक्स के बारे में आप ईमान ला सकती हैं कि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं कि टैक्स के बारे में मैं आपको सही गाइड कर रहा हूं। टैक्स के बारे में मेरे पास पुख्ता इल्म मौजूद है, मैं आपको गलत गाइड नहीं करूंगा। आप सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर घूमती हैं जो आप कहती हैं कि 20 और 40। मैं ये कहता हूं कि मैंने तो आपको फिर गलती करके दूसरे पॉइंट भी बता दिए हैं। नो सर, थैंक यू। आप क्लियर हुआ है कि नहीं, अभी भी नहीं हुआ? नहीं सर, हो गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। हम ये देखें कि इस टैक्स कार्ड की कितनी यूटिलिटी है। ये पूरी समरी है आपके इस सेक्शन की। सिर्फ इस सेक्शन की नहीं भाई, फर्स्ट शेड्यूल को और सेक्शन को मिला के एक ही जगह पे आपको बता दिया गया। ये जो कभी मैं विदहोल्डिंग के सेशन कहीं करता हूँ ना कंपनी में, आपको पता है कि एक एक दिन का 30-30 40-40 हज़ार रुपया एक बंदे का पार्टिसिपेंट का होता है इस चीज के ऊपर। अच्छा, अगली बात, ये पढ़ लिया हमने, ये हमने देख लिया। ये पढ़ अभी पोर्टल पे नहीं देखा, समझ लिया वैसे। इसके बारे में पता है। अच्छा, ये नया पॉइंट आ गया, डिविडेंड। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या करते हैं, जैसे आप कोई घर लेते हैं तो उसका रेंट आता है। आप कोई कंपनी के शेयर खरीदते तो वहां से आपको डिविडेंड आता है। क्या आता है? और कंपनी प्रॉफिट में होगी तो डिविडेंड आएगा, कंपनी प्रॉफिट में नहीं होगी तो डिविडेंड नहीं आएंगे। लेकिन आप घर का रेंट आता ही आता है। मतलब आपका वो वाले जंगल में आग लग जाए, ठीक है, कोविड में कुछ मसले मसाले हुए थे, अदरवाइज डिविडेंड मतलब आएगा ही आएगा। वो रेंट नहीं आया तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, कंपैरिजन पर्पज से बताया कि यानी कि इन्वेस्टमेंट करने पे आपको क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। उस रिटर्न को क्या बोलते हैं, जिसे बैंक में एफडी करवाने पे आपको प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है, तो शेयर खरीदने पे तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स कटता है। कितना कटा हुआ है सर? 15%। ये कहाँ पे है सर? सेक्शन नंबर 150। कौन सा सेक्शन है? अब जो बंदा मुझसे पूछेगा तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? अब इसके अंदर डिविडेंड के मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। यहाँ पे कौन सी कंपनी है, कितना फाइलर के लिए, कितना नॉन फाइलर के लिए ये फाइनल टैक्स बनेगा, ठीक है, ये सारा फाइनल टैक्स है। अच्छा, अगर ये कंपनी हुई, अब इसको आप पढ़ेंगे, कंपनी लॉसेज में है, उसने टैक्स नहीं पे किया, वो कंपनी किसी वजह से मुझे डिविडेंड दे दे, तो आप कहते हो आपने 25% देना है। अगर आप अमीरों ने जो कंपनियां बनाई हुई हैं, जिसको बिजली वाली कंपनियां कहते हैं, आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, वो आपस नहीं वाली कंपनियां जिनके पीछे पड़ गए थे आपस साहब, तो 7.5। अच्छा, वो कंपनी चूंकि बड़ों लोगों ने बनाई हुई है, बड़ों ने कानून बनाया, तो उन्होंने अपने लिए टैक्स का रेट कितना रखा है। अच्छा, मैं किसी गलती से, मुझे नहीं पता, मुझे क्योंकि टैक्स का कानून नहीं आता, इतना कम्प्लेक्स बनाया हुआ है, मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूं कि जहां पे उस कंपनी का लॉस है,
तो मुझे डिविडेंड अगर कंपनी दे ही दे देती है तो मेरे लिए टैक्स कितना कटेगा? अच्छा, अब इस तरह मुख्तलिफ किस्म की हर एक पॉइंट के अंदर ये एक्सप्लेनेशन है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि ये जो डिविडेंड इनकम आती है इसके ऊपर एक दफ़ा टैक्स ले लिया गया, वो फाइनल टैक्स होगा, उसके ऊपर उस इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं देना, उस इनकम को किसी दूसरी इनकम के साथ क्लब नहीं करना। अगर आपको बात समझ आ रही है तो यकीन करो कि आप बहुत जीनियस लोग हो। ये मैं फजूल बात नहीं कर रहा, या फिर मेरी इतनी काबिलियत है कि मैंने आपको पॉइंट बढ़ा दिया है। एक चीज़ है, ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। अच्छा, वजह क्या है? जो लोग टैक्स की फाइलिंग कर रहे हैं तो किससे आपने पूछना है, यार ये मिनिमम टैक्स, ये फाइनल टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स आपको एक्सप्लेन करें। एडजस्टेबल टैक्स का कोई बता देगा कि उसकी एडजस्टमेंट मिलती है, एडवांस टैक्स का बता देगा कि एडजस्टेबल का भाई है, ये भी आपका एडजस्ट भी हो सकता है, रिफंड भी हो सकता है। कभी भी मिनिमम टैक्स रिफंड नहीं होता, कभी भी फाइनल टैक्स रिफंड। अच्छा, कभी आपने ये पूछ लेना कि यार 2 सैलरी के ऊपर टैक्स कटा हुआ हो तो दोबारा टैक्स क्यों लिया जाता है? विद इन टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम का जो कंसेप्ट है, ये वो बुनियादें हैं जो आपको बाकी लोगों से जुदा करेंगी, आपको बाकी लोगों से मुनफरिद बनाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो मेरा टैक्स कटा हुआ है वो 15% कटा हुआ है, और ये इस इनकम पे दोबारा टैक्स नहीं देना। पोर्टल पे कैसे लिखना है हमने नहीं देखा। अगली एक और बात, बहबूद सर्टिफिकेट। क्या चीज है? बहबूद बहबूद सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट। हम चलते हैं दोबारा से गूगल शरीफ पे, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। सबसे पहले हम ये करते हैं कि बहबूद वालों की वेबसाइट खोलते हैं। ये एक ऐसे नोट की तरह एक सर्टिफिकेट होता है जो किन लोगों को मिल सकता है। आप लोगों में से कोई बंदा लेना चाहे तो ज़रूरी ये है कि खातून हो तो फिर क्या हो, ठीक है, एज डिफाइंड या विडो होनी चाहिए, या फिर आप क्या बन जाओ, या फिर क्या बन जाओ, अल्लाह ना करे, ठीक है। लेकिन ये उन्होंने कुछ खास कैटेगरी के लोगों को दिए। इसकी जो इन्वेस्टमेंट का टेनर होता है कितना होता है? 10 साल होता है, ठीक है। ये कितनी कितनी वैल्यू का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसका फायदा क्या है? इंटरेस्टिंगली जो मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, इसका जो रेट होता है इंटरेस्ट रेट, इसका मार्केट से ज़्यादा होता है, क्योंकि ख़ास किस्म के लोकल जारी किया गया है। और ये जारी करने वाला भी गवर्नमेंट का, सरकार का अदारा है। कौन है? सरकार का अदारा, नेशनल सेविंग बैंक जो होता है वो इशू करता है, ठीक हो गया। हु कैन इन्वेस्ट, अच्छा मैक्सिमम आप 75 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये पूरी कंडीशन लिखी हुई है। लेकिन सबसे अहम बात जहां पे मैं लेके आने वाला हूं, अच्छा फिर अगेन ये भी वर्ड भी गलत लिखा हुआ है, कलेक्टेड नहीं होता, विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट होता है, कलेक्ट नहीं होता, माफी चाहता हूं। विदहोल्डिंग टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। आपके बहबूद के ऊपर जो भी बीएससी होता है, बैचलर इन साइंस है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होता है इसके ऊपर ज़कात भी एग्जेम्प्ट होती है। अच्छा, लेकिन सबसे अहम बात है, इसके ऊपर ये जो होता है इसके ऊपर विदहोल्डिंग नहीं है, क्या टैक्स भी नहीं है? नो, टैक्स देना पड़ेगा। कितने टैक्स हो भाई? साइलेंट को बंद करो, घूम। टैक्स देना पड़ेगा, कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? लेकिन एक बात बताऊं आपको, जब आप बहबूद को पोर्टल पे लिखेंगे, हम उसको एग्जाम्प्ट नहीं कर सकते। जब हम पोर्टल पे डालेंगे तो वो लेके जाएगा इसको स्लैब्स के अंदर। कहां पे? स्लैब के अंदर आपके ऊपर रेट लग रहा है, फर्ज करें सिर्फ बहबूद इनकम हो, सिर्फ, और बहबूद की इनकम हो 25 लाख रुपए, कितनी हो, एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, उसके ऊपर पोर्टल बना दे, टैक्स का रेट कितना, एग्जाम्पल ले लो, कितने परसेंट है? 10%। तो कितना बन जाएगा? 2.5 लाख, 2.5 लाख बनेगा ना। लेकिन लगना कितना चाहिए था? तो जब भी आप बहबूद लिखेंगे तो आपको पोर्टल एक टैक्स क्रेडिट दे रहा होगा, आप परेशान हो जाएंगे, बहबूद की वजह से टैक्स क्रेडिट होता है? बहबूद की वजह से टैक्स क्रेडिट नहीं होता, बल्कि रेट कितना है उसके ऊपर। लेकिन पोर्टल पे उन्होंने ऐसा किया हुआ है, जब आप इनकम डालते हैं तो वो किस में ले जाता है? नॉर्मल इनकम है। जब नॉर्मल इनकम में ले जाता है तो उसके ऊपर स्लैब लग जाता है, जब स्लैब लग जाता है तो वो अगर 5 से ज्यादा होता है
तो वो 5% पे कितना टैक्स बनता है, आप किस स्लैब में चलेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या दे देता है आपको टैक्स। ये मेरी बात समझ आई सब लोग को, किसको नहीं आई? ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों, समझ आ गई सर। इतनी जल्दी? सर ये फिर से रिपीट कर दें काइंडली। अगर मैं आपसे कहूं, सुनो, मैं एक मिसाल देता हूं। वालदा को मैंने कहा कि अम्मी वो मैं आज एक फलानी ये बुक लेके आया हूँ, रजिस्टर लेके आया हूँ, तो या सुबह उसे घर से जाने लगा तो मैंने कहा ये रजिस्टर लेना है, तो उन्होंने कहा भाई आप 250 रुपये की बुक ले सकते हैं। मेरे पास था भी 250, उन्होंने कहा ज़्यादा आए तो हमसे ले लेना, ज़्यादा बुक आई तो पैसे जो एक्स्ट्रा ऊपर के होंगे मुझसे ले लेना। मैंने कहा ठीक है। बुक मैंने ले ली 450 रुपये की। मेरे लिए उन्होंने कहा था 250 से जितने ऊपर पैसे लगेंगे वो हम आपको देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो 450 की आई तो मैंने उनसे आके कितने पैसे लिए, 200 रुपये। अब पोर्टल में लॉ में लिखा गया है कि आपको टैक्स कितना लिखना है, ये सेकंड शेड्यूल में बात की हुई है, आपके ऊपर टैक्स कितना लगेगा। लेकिन जब मैंने पोर्टल पे अपनी इनकम लिखी तो टैक्स कितना बन गया, 10%। ये मैंने एग्जांपल दी है, ये 12 बन सकता है, 20 बन सकता है, 45 बन सकता है। क्यों? अगेन नॉर्मल इनकम बना देता है ना पोर्टल उसको। तो आपका अगर उसने उस 20% पे या 10% पे टैक्स मालूम किया, होना कितने पे चाहिए था, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 5। जितना फर्क होगा उसका पोर्टल आपको क्या देगा। कभी भी बाबूद मैं लिख के दिखाऊंगा, मैं कहूंगा ये क्रेडिट आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, वो क्रेडिट क्यों आ रहा होगा वो आपको बात पता होनी चाहिए। अच्छा, जिसकी वजह से बड़े सारे लोग पता है क्या करते हैं, जिनका बहबूद आता है वो बहबूद वाले लोग ये करते हैं, बहबूद के केस में अपनी इनकम रिपोर्ट ही नहीं करते, क्योंकि एफबीआर के रिकॉर्ड में तो वो नहीं होती। एफबीआर के रिकॉर्ड में क्यों नहीं होती, क्योंकि टैक्स ही नहीं कटा हुआ। टैक्स करता है आप प्रॉपर्टी खरीदो, प्रॉपर्टी बेचो, बैंक में प्रॉफिट रखो, गाड़ी का नंबर लगवाओ, कोई भी सिनेरियो हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि आपसे जो ही टैक्स लिया जाता है, मोबाइल फोन का टैक्स है, तो वो सरकार के खाते में बुक हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। उसका ये मतलब नहीं कि हमने जमा करवा दिया ठीक है भाईजान, उसके बाद वो आपकी रिटर्न को देखते हैं कि आपकी रिटर्न में आपकी औकात क्या है। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अब आप एक बात समझिएगा कि हमें इसको भी पोर्टल पे जब लिखना होगा, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छा ना भी लिखा तो क्या आफत आ जाएगी। रुक जाएं, मैं आपको बता देता हूँ। परेशान फुल करना चाहिए आपको, क्योंकि आप परेशान होने के लिए आए हैं। ऑर्डिनेंस डाउनलोड कर लें भाई, और ऑर्डिनेंस वाला तो क्या, ऑर्डिनेंस, अच्छा जी। सर यहाँ पर आप लोग की इतला के लिए अर्ज है कि सेक्शन नंबर 165A, 165A, लो जी, तो जो छोड़ दो जी, अख्तर साहब फोन को छोड़ दो, फोन नहीं इस्तेमाल करना। अच्छा फोन नहीं है, क्या कहते हो उसको, बहुत अहम बात होने लगी है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो कोई भी बैंक आपके एफबीआर को, अंकल एफबीआर को रिपोर्ट करता है। नंबर 1, क्या बात बैंक आपके एफबीआर को रिपोर्ट करता है? नंबर 1, a list of persons containing particulars of cash withdrawal exceeding 50,000 rupees in a day and tax deduction thereon aggregating to rupees 1 million or more each preceding calendar month। बात को फॉलो कर रहे हैं? तर्जमा तो आता है ना आप लोग को? गुस्ताखी कर रहा हूँ तर्जमे वाली। चलो, डिपॉजिट, किसी महीने में डिपॉजिट कितना हो जाए, 10 मिलियन और मोर, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये कलेक्टिव नहीं हो रहा, एक सुनहरी बैंक है, अस्करी बैंक है, फलाना बैंक है, फलाना बैंक है, ये हर बैंक अपने हिसाब से देख रहा होता है। बात को फॉलो कर रहे हैं? अच्छा, अगर आपका कौन सा हो, अ लिस्ट ऑफ पेमेंट्स मेड बाय पर्सन अगेंस्ट बिल रेज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो और आपका 200,000, एक 2 लाख की बात हो रही। अच्छा, फर्दर,
A list of persons containing particulars of their business accounts opened or redesignated during each preceding calendar month। ठीक है, अब बाकी भी पॉइंट पढ़ना हो पढ़ लेना, लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद लिस्ट ऑफ पर्सन रिसीविंग प्रॉफिट ऑन डेट एंड टैक्स डिडक्शन देयर ऑन ड्यूरिंग प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टैक्स डिडक्शन होगी, ठीक है, नहीं होगी, अब बबूद वाले नहीं करते तो वो भी एफबीआर को रिपोर्ट करते हैं इतना हमने बैंक प्रॉफिट दिया है। आप कहते हैं कि इनको कैसे पता चल गया, ये हमने बबूद लिया था, इसके ऊपर तो टैक्स भी नहीं कटा हुआ था। तो आपके बैंक्स ने फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय बैंक्स, बात समझाइए, मजा भी आया होगा। यहाँ से हमने एक नोटिस की भी समझो हल्की डिस्कशन हो रही है, हाल तो पूरे नोटिस पढ़ा दूंगा तो नोटिस वाला कोर्स कैसे बेचना है, वो भी तो बेचना है ना। लेकिन आप इतना जज़ब भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने उतना समझना इस कोर्स में कि हम सीख सकें। अच्छा, अगली एक और एग्जांपल, डिविडेंड वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, इसमें एक नया पॉइंट ऐड किया गया है नेक्स्ट केस में, फॉरेन रेमिटेंस रिसीव्ड। फॉरेन रेमिटेंस ये आपकी इनकम नहीं होती, क्या सैलरी है? नहीं। प्रॉपर्टी है? बिजनेस है? नहीं। अदर सोर्स में पता है क्या, अदर सोर्स में क्या क्या आता है? अच्छा किया आपने उंगली कर दी कि इन्होंने कहा जी अदर सोर्स है, इन्होंने क्या फरमाया, इन्होंने कहा ये जी अदर सोर्स है। अदर सोर्स के लिए भाईजान चलिए एक मिनट से और एफ लो जी भाई, अदर सोर्स का बकायदा स्कोप लॉ में डिफाइंड है कि अदर सोर्स में क्या क्या कुछ आता है। डिविडेंड बताया आपको, वो कौन सी इनकम है? अदर सोर्स है। रॉयल्टी, शाह साहब को मैं कहूँ कि सर आपका नाम अच्छा है, मैं अपनी बुक प्रिंट कर रहा हूँ तो आपके नाम से पब्लिश कर दूँ, तो ये इनको जो मिलेगी इनकम, जो पैसे, वो क्या होगी? वो भी इनकी कौन सी इनकम बनेगी? रॉयल्टी। प्रॉफिट ऑन डेट क्या है? प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है जी? अदर इनकम। ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, लेकिन इसमें भी इसने गलत लिखा हुआ है। बोलो क्यों? इस बेवकूफ़ आदमी ने सेक्शन 151 में तो लिख दिया है कि वो जी 5 ऊपर होगा तो ये होगा, तो यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, चलो हम फिर अदबन ये कह लेते हैं, इसने है तो अदर सोर्स इनकम ना, फाइनल टैक्स नॉर्मल टैक्स पे हम नहीं जाते। बात समझ रहे हैं? है अदर सोर्स इनकम। एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड अंडर टैक्स लॉ, फजूल सी बात लिखी हुई है। कहता है कि कभी आपका रिफंड बनता और हम देने में लेट कर दें और आपको हम कुछ इंटरेस्ट दें। अच्छा, वो बात सेक्शन 171 में लिखी हुई है कि इंटरेस्ट आप ले सकते हैं लेकिन उसके थोड़े से पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो कहता है वो भी आपके अदर सोर्स इनकम है। आप कोई घर को ग्राउंड रेंट, बिल्डिंग नहीं है, खाली ग्राउंड किसी को किराए पे दे दें तो वो आपका क्या बनता है? इनकम फ्रॉम। अगर घर दे दें तो वो क्या? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अच्छा, सब लीज कर दें रेंट पे लेके तो वो क्या है? इनकम फ्रॉम। आप ये सोचेंगे यार माइनस करके लिख दें, लॉ कहता है नहीं, उसको कहाँ पे लिखें? एक बार सोचेगा सर इससे इंपैक्ट क्या आएगा? ओ भाई 6 लाख आपकी सैलरी, उस पर टैक्स है ही नहीं, 6 लाख ये आ जाए, दोनों हो जाएंगे क्लब। चाचू मोबाइल छोड़ दे, छोड़ दे उसको, देख रहा था उस दिन मैं कैमरे में है, इसको इसको देखो, ठीक है, और समझ गया हो आप। अच्छा, उसके बाद आपको कहीं से पेंशन आ जाए लेकिन वो आपका बंदा एम्प्लॉयर ना हो, सर ऐसी क्यों आ जाती? बैंक से लोग पेंशन का वो स्कीम ले लेते हैं, ईओबीआई से पेंशन आ सकती है। ऐसी पेंशन जो आपके एम्प्लॉयर के अलावा है वो किस में जाती है? इनकम फ्रॉम। मैं सारी चीजें नहीं बढ़ा रहा, जो जरूरी है वो बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल है वो बता रहा हूँ। आपकी लॉटरी निकल आई, वो अदर सोर्स इनकम। अच्छा, लॉटरी के केस में आप कहें कि वो अंदर से क्या गाड़ी निकली तो आधा एक टायर उतार के वो गाड़ी दे देंगे, उसके बाद विद होल्डिंग होती है, उसकी वजह से फिर आपको फोन आता है जी तो पाकिस्तान से गाड़ी निकली है और इतना टैक्स जमा कराएं। अच्छा, प्रैक्टिकली इसका मतलब ये है
कि जब आप लॉटरी शॉट निकलते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होती है, तो उस इनकम के ऊपर टैक्स कितना लगता है, वो टैक्स के लिए आपको फोन किया आता है इतना टैक्स दे दें, मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो आपकी क्या बनेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसकी विदहोल्डिंग कहां पे हो रही होगी, सेक्शन 156 के अंदर, लॉटरी की 156 के अंदर। अब वो 156 विदहोल्डिंग टैक्स कार्ड से देख लेना। और ये भी फाइनल टैक्स इनकम होती है, ये भी क्या होती है, फाइनल टैक्स इनकम होती है। ये छोड़ दो, इतना प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए। पॉइंट नंबर एल ए बहुत इंपॉर्टेंट, एनी अमाउंट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट, गिफ्ट भी अदर सोर्स इनकम में लिखा हुआ है ना। अच्छा कब है, जब वो उस अजीम आदमी से मिले जो अजीम आदमी आपका रिश्तेदार नहीं है। पचासी 5 के अंदर रिश्तेदार की डेफिनेशन दी गई है। मुझे कोई मेरा दोस्त, मेरा कोई मतलब कोई और जानने वाला गिफ्ट कर दे, कोई भी चीज दे दे, बात हो रही है मॉनेटरी वैल्यू की, आपको गाड़ी दे दी, आपको कैश दे दिया, आपको कैमरा लेके दे दिया, तो वो चीज क्या बनती है, अदर सोर्स इनकम बनती है। अगर आप रिटर्न में लिखना चाहते हैं तो आपके अदर सोर्स बनेगी। लेकिन कोई माई का लाल अपने हाथ से इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में लिखेगा, उस पर टैक्स बन जाएगा। कल कोई वो चीज ट्रेस हो जाती है तब आप पकड़े जाते हैं, अगर ट्रेस नहीं होती तो फिर तो मसला ही नहीं है, फिर डिक्लेयर भी ना करे। असूली तो लीगली तो डिक्लेयर करना चाहिए, लेकिन वो बाय लॉ कह रहा है कि अगर डिक्लेयर कर देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अदर सोर्स इनकम बनेगी, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक हो गया, क्या सा बोर तो नहीं हो रहे, पक्की बात है। ये ना कि आप कहें कि कहाँ आके बैठ गए हूँ, लेट हो गए हूँ, फंस गए हूँ। सब सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट, किसी रिश्तेदार से भी मिले, कैश मिले गिफ्ट में, तो भाईजान सेक्शन 39(3) कहता है वो भी टैक्सेबल है। लेकिन इसके ऊपर बड़ी मल्टीपल जजमेंट्स हैं, मल्टीपल जजमेंट्स है कोर्ट्स की, जो कि लॉ के इस परवियन को, इस पॉइंट को फारिग कर देती हैं। वो कहती हैं कि इसका मतलब यह है कि फिर तो कोई बंदा, मैं अपने वालिद से कोई पैसे कैश में लूं तो लाजमी तौर पे लिखूं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं से भी पैसे आए, अगर वो रिलेटिव रिश्तेदार हो, तो उसके ऊपर आपका जो रिश्तेदार आपको चीज़ देगा वो क्या है, आपकी टैक्सेबल नहीं है। अगर वो कैश हो, कैश को कहता है कैश नहीं ट्रांजेक्शन हो सकती, आप बैंक के जरिए लें। लॉ क्या कहता है, अपने वालिद को कहो बैंक में डालें और फिर आपको दे दें। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास 10 12 14 20 25 करोड़ आ जाए, और वो जो करोड़ों रुपए है मैं कहूँ कि यार मैं अपने रिटर्न में डालूंगा, तो मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा। मैं कहूँ कि मैं अपने वालिद को देता हूँ, उससे गिफ्ट ले लेता हूँ, ठीक है, तो इस चीज़ में मैं बच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मुझे साबित करना पड़ेगा बैंक के जरिए आए हैं, ठीक है। लेकिन फिर दूसरे लम्हे में आप कहेंगे आपके वालिद साहब का क्या होगा, वालिद साहब को पूछना है तो मुझे नोटिस सेपरेट करना पड़ेगा, वालिद साहब का नोटिस सेपरेट बनेगा, भाई आपके पास आपने इतना बड़ा गिफ्ट दिया। पहली बात यह है कि उसका डिक्लेयर था, अगर नॉन फाइलर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूँ, फिर तो और अच्छी बात है। अभी नहीं, अभी नहीं, नॉन फाइलर गिफ्ट नहीं दे सकता, इस पॉइंट में लिखा गया है, गिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन इसके ऊपर भी लॉ की मल्टीपल जजमेंट्स हैं, और नॉन फाइलर से गिफ्ट लेना मेरी नज़र में ज़्यादा सेफ है। फाइलर है तो उसकी जितने एसेट डिक्लेयर्ड है उतना गिफ्ट ले सकते हैं, नॉन फाइलर होगा तो फिर ऐसी है, ठीक है। गलती से आ गया तो वो तो भाई आपकी असूली तौर पे तो वो आपकी इनकम नहीं है, ठीक है, तो नॉर्मली सामने वापस भी चले जाते हैं, ठीक है। आपको ये भी पता है कि बैंक भी ब्लॉक हो जाता है अगर आप वापस ना करें, तो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट फॉल हो जाता है, वो लंबी बात है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ये जो आपके पास पैसे, हम उसकी बात कर रहे हैं कि जेन्युइन सारी ट्रांजेक्शन है, उसे कोई मिस्टेक से आ गया तो लॉ में उसके बारे में ग्रे एरिया लॉ में डिफाइन भी नहीं किया गया कि उसका क्या करें। फिर भी आपका दिल करता है अच्छे हैं, तो अदर सोर्स के अंदर भी अदर का एक पॉइंट है, अदर सोर्स में भी अदर डाल दें कि अदर है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसका मतलब ये है कि अदर सोर्स का क्राइटेरिया डिफाइंड है, हर इनकम अदर सोर्स नहीं होती। तो जो रेमिटेंस आई हैं, मेरे वालिद, मेरा भाई, मेरी वालदा, कोई बाहर बैठा हुआ मेरा जानने वाला जो रिश्तेदार है वो पैसे भेज रहा है, अच्छा याद रखें, इसके लिए ज़रूरी है अपने पास लिखें, फॉर रेमिटेंस के केस में हमें चाहिए होता है PRC। क्या PRC? PRC होता है प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। आइंदा चाचू ये ना तुम लेके आए तो मैं तुम्हें खड़ा कर दूंगा पूरी क्लास में।
आप नहीं, आप उसकी मैं उसकी पहले कर लूँ ना, वो लेके आना है पेन पेंसिल, खाली हाथ नहीं आना आपने। प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, ये वो होता है जिसके अंदर आपका लिखा होता है कि किस कंट्री से कौन बंदा पैसे भेज रहा है, रेमिटर का नाम होता है। ये कि जारी कौन करता है, बैंक करता है। मैं बताऊंगा कि फलाने बैंक में पैसे आए तो कहेंगे बैंक से आप पीआरसी लेके आए। तो पीआरसी में क्या होता है कि रेमिटर कौन है जिसने रेमिटेंस भेजी है, बेनिफिशियरी कौन है, फिर अमाउंट कितनी भेजी गई, किस करेंसी की अमाउंट थी, वो डॉलर थे, पाउंड थे, दिरहम थे, दिनार थे, फिर वो कन्वर्ट होके कितने पैसे बन गए पीकेआर। तो पीआरसी कौन जारी करता है, बैंक करता है। उसमें क्या लिखा होता है, रेमिटर, बेनिफिशियरी, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। याद रखें कि पीआरसी आपके पास लाजमी है। जैसे आप रोड पर रात को जा रहे हो, पहले मिसाल ही देता हूँ, मिसाल बहुत अच्छी है, फौरी समझ में भी आती है, ये नौजवानों के लिए। कोई लड़की आपके साथ है, पुलिस वाले ने रोका कि भाई ये कौन है, आपने कहा मेरी बेगम है। उसने कहा इसका आईडी कार्ड दिखाओ, आपका नाम उस पर लिखा होना चाहिए, एजा खामिद। तो ठीक है, ये कि आप रेमिटेंस लिख देंगे, टैक्स तो नहीं बनेगा अभी, कोई मसला नहीं। कल को FBI जब पूछेगा कि रेमिटेंसेज ही है, तो आपको उसके सबूत के लिए क्या देना पड़ेगा, जैसे आईडी कार्ड दिया तो यहाँ पे पीआरसी। लेकिन याद रखो, लिखो अपने पास सेक्शन 111(4), सेक्शन 111(4) वो ये कहता है कि आपको पीआरसी देने की जरूरत नहीं है, मतलब लॉ वो पूछ ही नहीं सकते FBI वाले, अगर अमाउंट 50 लाख तक हो। मतलब वो टैक्स पूछ नहीं सकते कि मतलब ना आप टैक्स दें, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकते। लेकिन ये जरूर मांग सकते हैं कि पीआरसी है, सबूत जरूर मांग सकते हैं, लेकिन टैक्स वाकई वजात नहीं मांग सकते। भेजने वाला कौन है, क्या करता है, उसका काम क्या है, बताओ। यानी कि कहानियां जो है ना, आप वो कहेंगे ये रेमिटेंस है, मैंने कहा जी कितनी, 49 लाख, उनका इसका सबूत दे दो, मैंने दे दिया। अगली कहानी ये कि क्यों भेजे उसने, वो क्या लगता है, कहाँ होता है, ठीक है। ये सवाल सेक्शन 111(4) में कैटेगोरिकली मना किया गया। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर अमाउंट होगी 50 लाख से ऊपर, तो फिर पीआरसी तो होगी होगी, प्लस एक्सप्लेनेशन, नहीं टैक्स नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पॉइंट डाला गया, ठीक है। लेकिन 50 लाख तक क्यों आ गया, ताकि आप बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन करें, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें, फॉरेन एक्सचेंज को लाके, क्या करके, फॉरेन एक्सचेंज को लाके। मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, पक्की बात है। अच्छा, याद रहे कि वो 50 लाख तक हो या ऊपर हो, फॉरेन रेमिटेंस अगर है तो नो टैक्स, लिख लें अपने पास, फॉरेन रेमिटेंसेस के ऊपर कोई टैक्स। अच्छा, इसमें पूरा सरकार का जो मौजू है वो ये है कि फॉरेन एक्सचेंज को ला के अपने मुल्क में लाना। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं सारे। तो फॉरेन रेमिटेंस को कैसे रिटर्न में लिखना है वो भी हमने डिस्कस नहीं किया। सर भाई ये टैक्स 50 लाख साल का है। भाई 50 लाख आप दिन का मंगवाना चाहते हैं मंगवा लें, लेकिन साल की बात हो रही है। लॉ में जब भी बात होती है इनकम टैक्स रिटर्न की, तो पूरे साल की बात होती है, ठीक है। हाँ जी, 5 मिलियन या 50 मिलियन? भाई 5 मिलियन किसने बोला है, बाद में करेक्ट करवा दिया। भाई 5 मिलियन है वो, 50 लाख, 50 लाख रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट तो आप लोगों ने किए हुए हैं यार, वैसे तंग ही कर रहे हो मुझे, हैं तो किए हुए हैं सारे पॉइंट आप लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट आपका, सर हाँ जी, सर ये अगर ये रेमिटेंस उधर आपने ओवरसीज अकाउंट से इधर भेजे हों पाकिस्तान अकाउंट में, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा उस उसमें। बाई रेमिटर भी आप है, बेनिफिशियरी भी आप है, फिर भी एग्जाम्प्ट है। जो आप अपने बेटे बहन भाई को भेजते थे, अब वो आप खुद को भेज रहे हैं, तो क्या खुद को रेमिटेंसेज नहीं हो सकती नहीं, इसमें खुद आप। तो आप ज्यादा बता जो कमाई कर रहा है अपने अकाउंट में भेज रहा है, तो अगर 50 लाख से ऊपर चली जाए तो फिर भाई फिर मैंने कब कहा कि टैक्सेबल है, तो आप भी एग्जाम्प्ट है। फर्क ये पड़ेगा कि आपको नोटिस आया तो पूछेगा, वो आप खुद ही होंगे, कहेंगे मैंने बाहर से अपने लिए पैसे भेजे थे, बाहर से कमा रहा था। पहले जो डिक्लेयर कौन करेगा, जिसके बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, जिसके बैंक अकाउंट में आएंगे वो में डिक्लेयर कर लेगा। बात को समझ रहे हैं।
यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मेरे मामू भेज दें, वो कहें कि मेरी अपनी अपनी मामी को दे दो भाई, फिर वो मेरे नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे 2 नंबरी करना चाहूँ तो मैं उसको अपनी रेमिटेंस डिक्लेयर कर, अगर 50 लाख तक है तो। बात समझ रहे हैं? मैं कहूँ जी वो मेरे मामू, अच्छा उसके ऊपर मुझे लिटिगेशन फेस करनी पड़ेगी, पता है क्यों? मुझे कहेंगे आपके मामू इतने पैसे क्यों भेज रहे हैं, वो कहेगा हमारा तो कोई ऐसा मामू नहीं है आज तक जो 50 लाख तक हमें भेजे। सही बात है, लेकिन आपको पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर भी आप डिफेंड कर सकते हैं। अच्छा वकील रखे शाह साहब जैसा, आप कहें जी देखें लॉ में है 50 लाख तक कोई वो नहीं हो सकता, सवाल नहीं हो सकता, तो क्यों सवाल क्यों कर रहे हैं आप? ये लो पीआरसी, उसके मुंह पे मारो, उसको कि पीआरसी दे सकता हूँ एफबीआर वाले को दो, तो ये ले, ठीक है, कहो बाकी मजीद नहीं, कोर्ट मिलांगे। ठीक है, बात होगी यहां तक? यानी कि आप अपने बेटे को भेजेंगे तो वो अपनी रेमिटेंसी डिक्लेयर करेगा, आप खुद को भेजेंगे तो आपकी टर्म में रेमिटेंसी बनेगी। डन? अच्छा सर, एक सर ये सवाल मेरे था भाई कि एक टाइम में एक बंदा बोला करे, हर बंदा ना, आप अपना ये क्या करें, सीक्वेंस रेज कर लिया करें, उसमें जो फर्स्ट वन है जब रिस्पॉन्ड कर चला जाए, फिर अगला बंदा आपके पास भी सीक्वेंस आ रहा होता है कि नहीं आ रहा होता हैंड रेज का, कि कौन किस बंदे की अब बारी है। मॉल ना खराब किया करें, 1 बाय 1 बोला करें। माशाल्लाह आप पढ़े लिखे लोग हैं, हैंड रेज करके जो फर्स्ट वन होगा उसको पहले जवाब है, फिर बाद में मैं बोलूं भी ना, आप लोग खुद सीक्वेंस फॉलो करें, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं। बताएं, अब हैंड रेज नहीं करना क्योंकि शर्म आती है। नहीं ये हैंड रेज नहीं हुआ, ये अंगूठा लगा है। अब भाई हैंड रेज और होता है, हैंड रेज ये होता है जूम पे। यार ये भी एक क्लास देनी पड़ेगी कि हैंड रेज कैसे होता है। जी मैडम समीना। सर इसमें कोई क्लॉज है ना कि आप किसी चैनल के थ्रू अगर अपनी रेमिटेंस भेजते हैं तो ही आप वो एग्जाम्प्ट होता है, अदरवाइज आपको क्वेश्चनेबल हो जाती है आपकी फॉरेन रेमिटेंस मैडम होंडी अगर शोंडी आपकी ये खुद सारी की हो बातें तो। मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट का जो ख्वाहिश है वो ये है कि किसी लीगल चैनल के जरिए, लीगल चैनल में आपके नंबर 1 पे लिखा हुआ है स्केजुअल बैंक, नंबर 1 पे स्केजुअल बैंक, नंबर 2 पे वो पैसे, ये ना हो कि यहाँ पे अपने डॉलर अकाउंट खुलवाया, बाद से डॉलर आए और डॉलर में ही रहे, फिर भी रेमिटेंसेज नहीं है। सेक्शन 111(4) कैटेगोरिकली कहता है अमाउंट रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कोई भी मुल्क हो पाकिस्तान से आउटसाइड, नंबर 1। नंबर 2 कन्वर्टेड इनटू पीकेआर, आपने कन्वर्ट भी करवाए हो, ये दोनों पॉइंट पूरे हो गए तो आपकी रेमिटेंसेज होगी। इवन कि वेस्टर्न यूनियन, ये मनी ब्यूरोज, ये जो है इनको भी अब लॉ मानता है, पहले नहीं मानता था। 2022 में एक फैसला हुआ, उससे पहले कहते बैंक के जरिए आने चाहिए, उन्होंने कहा भाई बैंक के जरिए नहीं भी आते, क्या वेस्टर्न यूनियन स्टेट बैंक के वो अम्ब्रेला में नहीं आती, क्या स्टेट बैंक का लाइसेंस नहीं है? बात को फॉलो कर रहे हैं? ये वो चीज है जी। यहां तक कोई क्वेश्चन? अबसार, मिस्टर अबसार, अब जी इन्होंने बोलना नहीं। सर। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। भाई भाई बोला करो, फुल स्पीड से बोला करो, टाइम ना जाया क्या करो, बोलो। अच्छा जी, हाँ, मैं ये जो मैं समझना चाह रहा था, जो आपने समझाया है अभी कि रेमिटेंस अगर 50 लाख से ऊपर हो गई तो उस पे कोई टैक्स नहीं है, टैक्स उस कभी पे भी नहीं है मजीद टैक्स रेमिटेंसेज मिले। में। हाँ, भाई बस आपको सही है, बस साबित ये। करना है, नंबर 1 पे रेमिटेंसेज हो, सुन लो, हम्म, नंबर 1 पे रेमिटेंसेज के लिए 2 पॉइंट है, अमाउंट रिमिटेड आउटसाइड पाकिस्तान, नंबर 2 कन्वर्टेड इनटू पीकेआर। ये कैसे साबित होगा? पीआरसी के जरिए। 50 लाख तक हम्म, है, कोई सवाल नहीं कर सकता, 50 लाख से ऊपर है तो आपसे सवाल किया जा सकता है। पीआरसी तो दोनों केसेस में जरूरी है। रेमिटेंसेज आप अपने बेटे बेटे बहन भाई किसी को रिलेटिव नॉर्मली भेजता होता है, जिसकी वजह से हमेशा एफबीआर कहता है 30 लाख आया, कौन है, किन्ने भेजा है, तलक दसो, तो हम कहते हैं आप नहीं पूछ सकते, उसमें फिर वकील करना पड़ता है। अगर 50 से ऊपर होती है तो भाईजान वो सवाल कर सकते हैं, उनका हक है कि वो सवाल करें, आप उनको जवाब दें। उसमें सवाल यही होता है कौन है, वो खाला का मुंडा है, वो भाई हमारी खाला का बेटा हमें नहीं भेजता, आपको कैसे उसने भेज दिया, वो टैक्स लगा देता है। जी भाई हाँ, अबसार। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है, वो टैक्स लगा देता है, तो वो यही मैं जानना चाह रहा था कि उसके बाद मतलब वो फिर वो हमें आगे जाके फिर वो केस लड़ना पड़ेगा ना, इसका मतलब यही है। पता सारा आपको है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बता रहे हैं। नहीं नहीं, जो मैं समझा आपकी बात से, जो मतलब जो मैं अरे समझा। भाई आपको समझ आ गई, पूरी आ गई समझ। सही, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। मोहम्मद अरफान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अपना कैमरा खोलो, कैमरा खोलो, कैमरा। जी जी भाईजान।
माइक भी खोलो, माइक भी चाचू। सॉरी। सर क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे रेमिटेंस आई है लेकिन मैंने अपने रिटर्न में वो शो नहीं की, तो आप बहुत खुश तो नसीब हैं। सॉरी, आप बड़े खुश नसीब आदमी हैं, आपने शो नहीं की। तो इसके ऊपर भी कोई नोटिस आ सकता है मुझे? भाई आपके जैसा कोई बेवकूफ आदमी है कि आपने वाइट वेल्थ अपनी जाया कर दी। आपको मेरी बात सुनो। नहीं, कुछ एक ऐसा एक पैसे सिनेरियो। जो जो ब्लैक वाइट मनी थी, ब्लैक मनी कर दी अनडिक्लेयर्ड करके। नहीं नहीं आप उसको रिवाइज करो, उसको आप शो करें। मेरी बात समझ रहे हैं? सर, असूली तौर। जी। सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि मुझे मजबूरन वाइट मनी को ब्लैक करना पड़ रहा है। यूजुअली लोग ब्लैक को वाइट करते हैं, मुझे वाइट को ब्लैक करना पड़ रहा है। मुझे दे दो, मैं वाइट करता हूं। तो क्या ये इस पे कोई लीगल एक्शन तो नहीं हो सकता? हो सकता है। सरकार, सरकारे अली, एक सौ सर, पैंसठ 165 भूल गए? आज पढ़ा था। अगर वो एक्शन लेना चाहें, क्या उनके पास आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है? जी मौजूद है। 21 तोपों की इस्लामी दो, फिर आगे बढ़े। चलें, एक बहुत सौ शुक्रिया। पैंसठ ए में आपसे पूछा जा सकता है कि भाईजान, जब उसको पता चल गया, वो कहेगा इधर आओ, ये आपके पास इतने पैसे आते हैं, आपकी रिटर्न में कुछ नहीं आपने डाला। अगर वो काम करना चाहे तो। यानी कि इस पे ऊपर मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि ये इलीगल जो है एक्टिविटीज में शायद रकम यूज हो रही है। कंसील्ड, आपके ये कंसील्ड एसेट्स बन जाएंगे, कंसील्ड एसेट्स। ठीक है। सही है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया या सर। हाँ जी, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आपके पास एसेट्स आपने बना के रखे हुए, बताना नहीं चाहते एफबीआर को। हाँ। चलें, ठीक है। समीना आमिर। सर फॉरेन रेमिटेंस की लिमिट क्या है टैक्स नॉन टैक्सेबल की? कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट। आपकी रेमिटेंसेस कोई भी आ सकती हैं, जितनी भी आएंगी वो टैक्स फ्री हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है मैडम। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया। नदीम खान। नदीम खान। सर ये जो मैं पूछना चाह रहा था, ये जो रेमिटेंस है, ये आपके जो आपने बताया उसके मुताबिक सिर्फ क्लोज रिलेटिव से ही रिसीव कर सकते हैं? भाई उसके अलावा कोई भेजता है, वैसे तो लॉ में डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कि कौन भेजेगा। वहां पे दो क्राइटेरिया है। लेकिन अगर कहीं पे है वैसे कोई भेजता हो बंदा, तो मुझे भी एक बंदा ऐसा चाहिए। कुछ पैसों की आजकल बड़ी जरूरत पड़ी हुई है, ठीक है। सर हो तो तो सकता है, हो तो सकता है, जैसे अभी कोई दोस्त मुझे भिजवा रहा है सर। दोस्त भिजवाएगा तो आपके लिए होंगे। दोस्त देते हैं उधार, वो वापस करना होता है। जो किसी सर और के पैसे गिफ्ट भी वापस। करते हैं ना फ्रेंड्स। भाई ऐसे दोस्त हमें नहीं मिले आज तक, ठीक है, जो जिसके हमें पैसे उसको मिले हैं वापस। सर। बस आप बहुत खुशनसीब हैं। अल्लाह ताला आपके जैसे दोस्त, मतलब जैसे आपको दोस्त मिले हैं वैसे सबको दे। याद रखें कि जो पैसे आपके नहीं हैं वो आपकी रेमिटेंसेस नहीं है, ठीक है। जो पैसे आपके हैं वो रेमिटेंसेस हो सकती हैं, आपको कल को जस्टिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। दोस्त ने भेजे हैं। वैसे मैंने कहा 50 लाख तक तो एफबीआर सवाल ही नहीं कर सकता। 50 से ऊपर एक्सप्लेनेशन कॉल हो सकती है। फिर बात समझ रहे हैं? उसके ऊपर यही होती है कि भेजने वाला कौन है, आपका उसके साथ रिश्ता क्या है। मैं भाई ने भेजे हैं, क्यों भेजे हैं? फैमिली सपोर्ट के लिए भेजे हैं। सिंपल। बात को फॉलो कर रहे हैं? ओके सर। समझ आई सारी बातें जी? मुबशर। मुबशर। ओ भाई, सो ना गया करो। हाँ बस ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ इसकी प्रैक्टिस। कल करनी है या अभी करनी है, बताओ। सर एक क्वेश्चन मैं दोबारा अपना रिपीट करना चाह रहा हूँ। इरफान बात कर रहा हूँ। आप पढ़ने नहीं आए हो, आप मुझसे कंसल्टेंसी लेने आए हो। सर आप आपके ऊपर फीस इंपोज हो जाएगी, जैसी आपकी हरकतें हैं। सर आप सर कोर्स नहीं पढ़ते, आप
रोजाना मशवरा लेते हैं। सर क्वेश्चन ये है कि जी फर्ज करें मामू ने मुझे भेजे हैं पैसे रेमिटेंस में और कहा है कि मामी को दे दें, क्योंकि मामी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो ठीक है। अब वो पैसे मैंने शो करने हैं अपनी रिटर्न में या नहीं करने हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो पैसे आपके हैं? लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में जो पैसे नहीं, मेरे नहीं है, अ- मेरे नहीं है। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन में भी आ गए तो एफबीआर पूछेगा तो आप कहोगे भाईजान ये आए थे, मैंने दे दिए। ओके ठीक है, थैंक यू सर, थैंक उनसे यू। हम एक बयान अल्फी बनवा लेंगे, ठीक हो अंडरटेकिंग गया। ले लेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक। जी जी सर। सर चंद दिन पहले मैं वेस्ट यूनियन पे गया, जी जी मेरे भाई ने वहां से अमाउंट भेजी लेस देन 100,000। ठीक है। मुझे उन्होंने सवालनामा दे दिया, उसने कहा जी कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि अब यस 50,000 गालबन उसने बोली। उसने कहा जी ये सवालनामा लें, बताएं भेजने वाला कौन है, क्यों भेजे, आपका रिलेशनशिप क्या है, वो क्या काम करता है, आप क्या काम करते हैं। एक कुछ 14 15 16 सवाल थे उसके अंदर, एक फॉर्म के अंदर। वो मैंने सारा फिल करके उसको दिया। अब वेस्टर्न यूनियन के जरिए जो अमाउंट आई, जो कि नॉमिनल अमाउंट थी, तो मुझे बताना पड़ा कि भेजने वाला कौन है, उसे क्यों भेजे, मेरा उसका रिलेशनशिप क्या है। इस पे सर जरा भाई फरमा दीजिएगा, क्या ये प्रैक्टिस एज पर लॉ दुरुस्त है या गलत है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन 2015, ठीक है। उसके अंदर लिखा गया है दो चीज़ें हैं, STR एंड CTR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग एंड करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग। अब बेसिकली जितने आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कहा गया है कि जो भी बंदा आपके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो आपने, जब वो बाहर से पैसे आए तो आपने क्या करना है, उनसे थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना है। इसको हम कहते हैं, उनका ये जो प्रोसेस है उसको बोलते होते हैं CDD KYC, नो योर कस्टमर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, ये दोनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं नॉर्मली। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस में ये होता है कि कहीं बंदा, ये हो सकता है कि आपने तो एक ट्रांजैक्शन की है, ये सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल हो रही है बैक एंड पे, कहाँ पे, एक स्टेट बैंक के अंदर स्टेशन है चीज़ जिसको कहते हैं FMU, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट वो देखता है कि हो सकता है कि आप 10 20 25 वेस्टर्न यूनियन के जरिए सर मंगवा लें, एक ही महीने में 30,000 40,000 डॉलर सर मंगवाना शुरू कर दें। आपके पास यहाँ पे अनडिक्लेयर्ड एसेट पड़े हुए हैं, यहाँ से बाहर भेजें और वहाँ से मंगवाएं और रेमिटेंस डिक्लेयर कर लें। तो उन्होंने ये जो प्रैक्टिस की है, उन्होंने बाय लॉ की है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस की वजह से, ठीक है। और उसकी वजह से उनका मकसद क्या है कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कहाँ पे जा रही है, FMU के पास। FMU फिर आप बेस्ड ऑन योर CNSE वो डाटा कंपाइल कर रहा है। जिस बंदे को उसको लगता है कि सस्पिशन है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन कॉल की जाती है, ठीक है। तो उसमें आपका जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो FIA है, ठीक है। तो फिर अगर आपका कोई ज़्यादा उनको कोई महसूस होता है कोई फनकारी, तो FIA आपको कॉल भी करता है कि बेटा जी आओ यहाँ पे, वो कोई भी बंदा हो। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग और स्टेट बैंक का जो सेक्शन है FMU, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वो आपसे कलेक्ट और गैदर कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि बंदा जो वहाँ पे है क्या उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं भी हैं। वो ये ना कि वहाँ पे टैक्सी चलाता और यहाँ पे $20,000 महीने के बेचता रहे। तो यानी कि ये फिर अगेन कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है कि कहीं ये बंदा, उसका तो भी पूछेंगे लेकिन मेन आपको पकड़ेंगे जहाँ जो बंदा रिसीविंग है, ठीक है। कि ये बंदा जो ले रहा है कि इसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हो, ये अपने बारे में क्या बताता है। तो ये चीज़ है सर, अभी थोड़ी सी क्लैरिटी होगी आपको। थैंक यू। एनीवन एल्स जी ऑनलाइन में? सर आपने जो प्रैक्टिस पिछले दो लेक्चर्स में प्रैक्टिस हुई थी, सर शफीक ने शायद करवाई थी, उनका नाम शफीक था शायद। क्वेश्चन ये है कि प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कोई ना कोई वो होना चाहिए, यूज़र होना चाहिए। अब मेरा तो जो रिटर्न है वो फाइल हो चुका है। अब मैं अपनी वाइफ को अगर रजिस्टर कर लेता हूँ, लेकिन मैं अभी उन्हें वो फाइलर करना नहीं चाह रहा किसी वजह से। तो एक दफ़ा मैंने रजिस्टर कर लिया तो फिर मजबूरी बन जाएगी उनको फाइलर करना। सेक्शन 114 सब सेक्शन 1 क्लॉज B सब क्लॉज 7, हर साल आपके लिए इनकम टैक्स गोशवारा भरना वाजिब हो जाएगा अगर आपने एक साल अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया। तो याद रहे कि कोई मसले वाली बात नहीं है, इसमें आफत ही क्या है कि आप उनको भी साथ फाइलर करें और हर साल 6-6 लाख रुपए उनकी रिटर्न में डालते जाएं। तो 5 साल बाद वैसे वो 30 लाख की वाइट मनी उनकी वैसे जनरेट हो जाएगी।
और इससे भी आप अकल वाली बात ये करें कि आप थोड़े थोड़े पैसे उनकी रिटर्न में, चूंकि नीचे वाला स्लैब होगा 5-6 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए डालते जाएं, 5-6 लाख एग्जम्प्ट होगा, 5-6 लाख पे कोई टैक्स बन जाएगा, 4-5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये वो जमा करवाते जाएं और अपने वाइट एसेट्स बनाएं। असल आपका मुद्दा ये है कि वाइट एसेट्स मैक्सिमम होने चाहिए आपके। सर ये आज आपने जो है ना सबसे बड़ी पते की बात बताई है आज ये के लेक्चर में। आप मेरे पास लेट आए हैं, मैं हर दफा सर आपको समझा। सर थैंक यू। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, टेक केयर। ये आना था, ये बादाम लेके आएंगे, ये ऐसे बादाम के बगैर आए ना इनकी टांग तोड़ देनी पकड़ के अरफान साहब की। ठीक है जी, जी जी। सर एक पिज्जा आने वाला है आपकी तरफ। कब? सर जब आप कहेंगे, मैं बेसिकली ये ओ अपना। भाई भाई, हेल्दी फूड खिलाओ, हेल्दी फूड। अच्छा हाँ जी। एक मतलब 3 महीने था ना हमारी भाई 1 मिनट सब्र करें, सब्र करें, अनम्यूटेड रखें, इधर मरवत साहब को मौका दें जी। ठीक है। पाकिस्तान में अकाउंट है यूएस डॉलर में। हम्म 3 महीने से वो जर्मन में होता है, 3 माह की सैलरी यूरो में आती है और उनका यूरो अकाउंट है। ठीक है। तो एक वो कन्वर्ट नहीं होता, वो वही करेंसी जो फॉरेन करेंसी होती है। तो अब मैंने अभी देखा कि अगर वो कन्वर्ट न हो रही है फॉर रेमिटेंस नहीं है तो फॉरेन रेमिटेंस में नहीं लेगा की डेफिनेशन निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, सवाल क्या है? नहीं है फॉर रेमिटेंस, जी, क्या इसको वो कन्वर्ट करा, इस अकाउंट से पीकेआर अकाउंट में कन्वर्ट करवा ले, वो बन जाएगी। ठीक है, अदरवाइज ये आपको अपना कोई ना कोई सोर्स बताना पड़ेगा। मेरा ये सोर्स है, अगर आपके पास सैलरी है ना, आप सैलरी के बजाय इसको फॉर रेमिटेंस में रखें, सैलरी के ऊपर टैक्स बन जाता है, और वहाँ पे टैक्स हो गया तो फिर यहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे टैक्स ही नहीं दिया तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम उसको कन्वर्ट करवा लें। लेकिन जो जिनको नशे लगे होते हैं ना डॉलरों के और यूरो के, वो कन्वर्ट नहीं करते, वो कहते उसमें पड़े रहते। और सेक्शन 71 कहता है करेंसी कन्वर्जन करना ज़रूरी है। अगर आपने पोर्टल पे लिखनी है रिटर्न में, नहीं भी आप कन्वर्ट करवाते हैं तो आप स्टेट बैंक का रेट लगा लें, ये बात सेक्शन 71 के अंदर लिखी गई है। ठीक है जी, शायद हनीफ साहब। अच्छा सर, आपने बताया कि वाइफ की रिटर्न जमा करा दें, 6 लाख रुपए शो कर दें, वाइट हो जाएगा। लेकिन वो 6 लाख रुपए की कोई सोर्स तो नहीं जरूरी होती, बस ऐसे बस शो कर दें? यार सोर्स पूछ ले, अदर सोर्स, वो ट्यूशन पढ़ाती है घर पे, आगे बताओ। अच्छा, ठीक है। बस मतलब बैंक की ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं है उसमें? भाई, मतलब होम ट्यूशन पढ़ाती है, पैसे लोग कैश में आके देते हैं। सही, ठीक है सर। छोटे लोग छोटी सोच है, शायद भाई बड़ा 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 सोचा करें। अच्छा सर। देख मेरी बात समझें कि आप जब बाय लॉ कुछ चीज़ करते हैं ना, कुछ चीज़ गलत है, सही है, आप सुपीरियर है। 6 लाख हम्म जब आपने लिख दिया ना, बुला ले मुझे, 6 लाख पे बुला भी ले, तो टैक्स कैसे लगाएगा? हम्म बात समझ रहे हैं? तो हम्म टेंशन ही नहीं लेनी। ये वो लोग बेवकूफ लोग हैं जो लोग अपनी रिटर्न फाइल करते हुए जीरो लिख देते हैं। ठीक है जी, जी सर। चलें, टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।